Hello student, this is your fourth lecture of पावर सिस्टम वन। लास्ट में हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में स्टार्टिंग किया था। इसके अंदर स्टीम पावर प्लांट देखा था हमने। उसका पूरा डिटेलिंग कैसे उसका सिमेटिक डायग्राम होता है और वो सब सारे के सारे यूनिट्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हर एक ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सब हमने देखा था। ठीक है, तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस जो थर्ड नंबर का लेक्चर है वो देख लो, उसके अंदर पूरा मैंने प्लांट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँचे थे कैसे चॉइस ऑफ साइट होती है, जो भी स्टीम पावर स्टेशन होता है उसके लिए कैसे चॉइस की जाती है, वो चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली थी। अब हमको जो देखना है वो है एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन। तो द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन इज़ अ क्वाइट लो, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो लो है, 29% अराउंड होती है। ठीक है, और ये क्यों होती है? ड्यू टू मेनली टू रीज़न। Firstly, huge amount of heat is lost in a condenser, and secondly, heat losses occur at various stages of plant. The heat lost in the condenser cannot be avoided. ये जो हीट का लॉस हो रहा है वो हम अवॉइड नहीं कर सकते उसको। ठीक है, क्योंकि ये होना ही है। अगर वहाँ पे हीट लॉस नहीं होगा कंडेंसर के अंदर तो आपका जो एनर्जी कन्वर्जन है वो होगा ही नहीं वहाँ पे। इट इज़ बिकॉज द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी विदाउट अ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो अगर वो लॉस्ट ही नहीं होगी तो टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे अगर क्रिएट ही नहीं होगा तो ये कन्वर्जन ही नहीं होगा, जो आपका एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। द ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस, तो जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा द ग्रेटर इज़ द हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे जितना भी हो सके टेम्परेचर का डिफरेंस हमको ज़्यादा रखना है, जिससे हमारा ये एनर्जी कन्वर्जन अच्छे से हो। दिस नेसेसिटेड टू कीप द स्टीम इन द कंडेंसर एट द लोवेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो कंडेंसर के अंदर हमारी जो स्टीम होनी चाहिए वो लोवेस्ट टेम्परेचर पे होनी चाहिए। बट वी नो दैट ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट लॉस। ठीक है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस वहाँ पे ज़्यादा होगा तो आपकी जो हीट है वो ज़्यादा लॉस्ट होगी यहाँ पे। दिस एक्सप्लेन हाउ द लो एफिशिएंसी ऑफ सच प्लांट। तो इसके कारण इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो लो होती है। ठीक है, अब थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? थर्मल एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू द टर्बाइन शाफ्ट to the heat of combustion of the coal is known as the thermal efficiency of the steam power station. ठीक है, the thermal efficiency is equal to heat equivalent of mechanical energy transmitted to the turbine shaft divided by हीट ऑफ कोल कंबंशन। ठीक है, द थर्मल एफिशिएंसी क्या है? तो हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है टरबाइन के शाफ्ट पे डिवाइड बाय हीट ऑफ कोल कंबंशन। तो नॉर्मली एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट होती है। तो आउटपुट में हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? मैकेनिकल पावर मिल रहा है। तो जो भी मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिट हुई है टरबाइन शाफ्ट पे डिवाइड बाय उसका इनपुट। इनपुट क्या है? हम कोल डालते हैं एज ए इनपुट, तो हीट ऑफ कोल कंबंशन हमारा इनपुट हो गया। तो थर्मल मॉडर्न जो पावर स्टेशन है उसकी अराउंड 30% होती है। इट मीन्स दैट अगर आप 100 कैलोरीज ऑफ हीट इज सप्लाइड बाय कोल कंबंशन, अगर 100 कैलोरी आप अगर वहाँ पे हीट सप्लाई करते हो कोल कंबंशन से, देन द मैकेनिकल एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 13 कैलोरीज, मतलब आपको जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है वो 30 कैलोरी के इक्विवेलेंट आपको वहाँ पे मिलेगी। एंड जो बाकी बची हुई है विल अवेलेबल एट द टर्बाइन शाफ्ट एंड रेस्ट इज अ लॉस्ट, मतलब जो बाकी की है 17% वो लॉस में चली जाएगी। ठीक है, इट मे बी इम्पोर्टेंट टू नोट दैट मोर देन 50% ऑफ टोटल हीट ऑफ कंबंसन इज अ लॉस्ट इन कंडेंसर। मोर देन 50% तो कहाँ पे लॉस हो जाती है? कंडेंसर के अंदर ही लॉस हो जाती है। और अदर हीट लॉसेस अकर्स इन अ फ्लू गैसेस एंड रेडिएशन एंड एक्सेट्रा। तो जो बाकी की है 50% तो यहाँ पे ही लॉस हो जाती है, बाकी जो 20% जितनी बचती है वो फ्लू गैसेस और वहाँ पे एस और वहाँ पे वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होगी? द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू द हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कोल। ठीक है, तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी है, याद रखना। देखो यहाँ पे क्या था ऊपर की ओर, आउटपुट क्या था हमारा? हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू टरबाइन शाफ्ट। और यहाँ पे क्या है? हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आउटपुट। डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक आउटपुट की यहाँ पे बात की है हमने। ठीक है, और डिवाइड बाय हीट ऑफ कोल कंबंशन। तो जो भी आपको आउटपुट इलेक्ट्रिकल जनरेटर दे रहा है वो उसका आउटपुट डिवाइड बाय हीट ऑफ कोल कंबंशन।
और ये भी अराउंड क्या होती है 29%। ठीक है, दिस एक्सपेक्टेड सिंस सम लॉसेस 1% अकर इन अल्टरनेटर, क्योंकि यहाँ पे देखो 30% बोली थी हमने, यहाँ पे 29%। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा तो अल्टरनेटर में थोड़ा बहुत तो लॉस होगा, 1% जितना। ठीक है, तो वहाँ पे जो लॉस हो रहा है उससे लॉस निकल के 29% जितना आपको एफिशिएंसी मिलेगी ओवरऑल। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? थर्मल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये सारे इक्विपमेंट है जो स्टीम पावर स्टेशन में यूज़ होते हैं, पहले भी मैंने समझा है, अभी भी मैं थोड़ा उसका आपको इंट्रो दे देता हूँ। देखो, स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट में सबसे पहला बॉयलर। तो बॉयलर क्या करता है? बॉयलर इज अ क्लोज वेसल इन विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय यूटिलाइजिंग द स्टीम ऑफ कोल कंबंशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कोल का कंबंशन का जो हीट हमको मिलता है वो यूज़ करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। स्टीम बॉयलर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के क्लासिफाइड किए जाते हैं। एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर एंड सेकंड इज अ फायर ट्यूब बॉयलर्स। ठीक है, तो इन वाटर ट्यूब बॉयलर वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स एंड द हॉट गैसेस ऑफ कंबंशन फ्लो ओवर द दिस ट्यूब। तो क्या होता है? तो वाटर ट्यूब के अंदर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या होता है? वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब, ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है और हॉट गैसेस है ना वो इसके अराउंड में है। तो जो भी इसका हॉट गैसेस होगा उसके कारण जो ट्यूब में रहने वाला वाटर है वो गर्म होगा और स्टीम में कन्वर्ट होगा। और दूसरे टाइप का जो फायर ट्यूब बॉयलर है उसके अंदर क्या होगा कि वाटर क्या होगा बॉयलर के अंदर होगा, मतलब जो आपकी जो यहाँ पे हीट है कंबंशन की वो ट्यूब में होगी। ठीक है, और वाटर उसके सराउंड में होगा, तो इसको हम बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, फिर है बॉयलर्स फर्नेस। बॉयलर फर्नेस इज अ चैम्बर इन विच फ्यूल इज पॉइंट टू लिबरेट द हीट। तो बॉयलर फर्नेस क्या है? आप जहाँ पे आप फ्यूल को बर्न करने वाले हो और हीट को वहाँ से लिबरेट करने वाले हो। तो इन एडिशन इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट एंड एनक्लोजर फॉर कंबंशन इक्विपमेंट बर्नर्स। बॉयलर फर्नेस वॉल्स आर मेड ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल सच एज फायर क्ले, सिलिका, कैलोनिन। ठीक है, इस सबसे वो उसकी वॉल्स बनाई जाती है। दिस मटेरियल हैव अ प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट चेंज ऑफ शेप, वेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके अंदर ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है: प्लान, रिफ्रैक्टरी वॉल्स, होलो होती है, या फिर वाटर वॉल्स होगी। ठीक है, फिर होता है एक सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या करता है? सुपर हीटर इज अ डिवाइस विच सुपर हीट्स द स्टीम। इट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ स्टीम अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है जो वाटर का, उससे भी वो ऊपर ये गर्म करता है। दिस इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। जिससे क्या होती है? ओवरऑल जो एफिशिएंसी है प्लांट की वो इंक्रीज हो जाती है सुपर हीटर के कारण। सुपर हीटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स मेड ऑफ स्पेशल एलॉय स्टील सच एज अ क्रोमियम मेलोबिन। ठीक है, तो सुपर हीटर इन जनरल क्या करता है? आपकी जो स्टीम है, वेट स्टीम, उसको क्या करता है? गर्म करता है, मतलब वो उसको ड्राई बनाता है। कितने टाइप के सुपर हीटर होते हैं? एक होगा रेडियंट, एक होता है कन्वेंशन। ठीक है, फिर होगा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या करता है? इट इज़ अ डिवाइस विच हीट्स द फीड वाटर। तो ये किसको हीट कर रहा है? फीड वाटर को, जो आप वाटर फीड करते हो स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको कौन हीट करेगा? इकोनोमाइजर। और जो ये सुपर हीटर करता है वो किसको हीट करता है? वो हीट करता है आपकी स्टीम को, जो वेट स्टीम बन गई है उसको ड्राई स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, एयर प्रीहीटर। अब देखो एयर को भी हम गर्म करेंगे। एयर प्रीहीटर गर्म क्यों करना है? क्योंकि जो एयर हम सप्लाई कर रहे हैं, देखो कोई भी किसी भी चीज़ का अगर बर्न करना है, मतलब कोल आपको फायर करना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन लगेगा। विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज़ वहाँ पे बर्न नहीं होगी। ठीक है, तो एयर प्रीहीटर क्या करता है? जो एयर हम प्रोवाइड करते हैं उसको हीट कर देता है थोड़ा बहुत, जिससे क्या हो, ये कंबंशन है वो इफेक्टिव हो। और वो हीट करने के लिए हम क्या करते हैं? हीट कहाँ से यूज़ करते हैं? जो फ्लू गैसेस निकल रहा है, ये कंबंशन होने के बाद जो गैसेस निकलते हैं उसमें काफ़ी सारी हीट होती है, तो उसको क्या करते हैं? हम यहाँ पे रिकवर करते हैं एयर प्रीहीटर में। और हम क्या करते हैं? एयर को गर्म करके अंदर देते हैं। ठीक है, कंडेंसर। तो कंडेंसर इज अ डिवाइस विच कंडेंस द स्टीम एट द एग्जस्ट। तो एक बार टरबाइन में जो स्टीम एक्सपांड हो जाती है उसके बाद वो स्टीम कहाँ पे जाती है? कंडेंसर में, जहाँ पे वो क्या होती है? कूल डाउन होती है।
ठीक है। इट सर्व्स टू इम्पोर्टेंट फंक्शन। फर्स्टली इट क्रिएट अ वेरी लो प्रेशर, मैंने पहले भी बताया अगर कंडेंसर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन है वो हैपन ही नहीं होगा, वो वहाँ पे हैपन नहीं होगा। ठीक है। तो दो टाइप के कंडेंसर होते हैं, जेट कंडेंसर एंड सेकंड वन इज अ सरफेस कंडेंसर। ठीक है। अब प्राइम मूवर क्या होता है? तो प्राइम मूवर कन्वर्ट करता है स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो ये आपकी स्टीम एनर्जी है जो टरबाइन ने जनरेट की, तो ये टरबाइन ही हमारा क्या है, स्टीम एनर्जी जो आती है उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। तो प्राइम मूवर क्या है अपना, ये टरबाइन, स्टीम टरबाइन। ठीक है। तो a turbine has a several advantage over the steam engine as a prime mover। हाई एफिशिएंसी है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, हायर स्पीड, लेस फ्लोर एरिया रिक्वायरमेंट एंड लो मेंटेनेंस। ठीक है। देयरफॉर ऑल मॉडर्न टाइप स्टीम पावर स्टेशन एम्प्लॉयड स्टीम टर्बाइन एज अ प्राइम मूवर। तो स्टीम टर्बाइन को ही हम प्राइम मूवर वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब कितने टाइप के टर्बाइन होते हैं? एक है इम्पल्स टर्बाइन एंड सेकंड वन इज अ रिएक्शन। अब ये क्या होता है इम्पल्स और रिएक्शन? तो in a impulse turbine the steam expand completely in a stationary nozzles or a fixed blade, the pressure over the moving blade remain constant। ठीक है। तो impulse turbine में क्या होता है, completely expand होता है stationary nozzles के ऊपर, एंड प्रेशर यहाँ पे क्या रहता है, रिमेनिंग कांस्टेंट। इन डूइंग सो द स्टीम अटेन्स द हाई वेलोसिटी एंड इम्पेनिंग अगेंस्ट द मूविंग ब्लेड्स। दिस रिजल्ट्स इन अ इम्पल्सिव फोर्स ऑन अ मूविंग ब्लेड। ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पल्स क्रिएट करता है मूविंग ब्लेड्स पे। इन रिएक्शन टर्बाइन द स्टीम इज पार्शियली एक्सपांड इन अ स्टेशनरी नोजल, मतलब थोड़ी बहुत वहाँ पे एक्सपांड होती है। द रिमेनिंग एक्सपांसन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फ्लो ओवर द मूविंग ब्लेड्स। तो जब वो मूविंग ब्लेड पे फ्लो होती है तब थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सपांड हो लेती है। ठीक है। सॉरी। द रिजल्ट दैट द मोमेंट ऑफ स्टीम कोजिस द रिएक्शन फोर्स ऑन अ मूविंग ब्लेड। ठीक है। तो ये दोनों के प्रिंसिपल अलग है। एक इम्पल्स है जिसमें कंप्लीटली एक्सपांड हो जाती है, और रिएक्शन में पार्शली जब वहाँ पे स्टेशनरी ब्लेड नोजल पे एक्सपांड होती है और बाकी की वहाँ पे मूविंग ब्लेड पे एक्सपांड होती है। आगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका वाटर निकला है यहाँ से, बॉयलर रिक्वायर अ क्लीन सॉफ्ट वाटर फॉर अ लॉन्गर लाइफ एंड अ बेटर एफिशिएंसी। हाउ एवर द सोर्स ऑफ द बॉयलर फीड वाटर इज अ जनरली रिवर or a lake which may contains the suspended and dissolved impurities, dissolved gases etc. Therefore it is very important that water first purified। तो सबसे पहले बॉयलर को देने से पहले सबसे पहले हमको प्योरीफाई करना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है वाटर को केमिकल ट्रीटमेंट से, एंड उसके बाद आप उसको बॉयलर में दो। द वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई इज अ स्टोरेज इन अ स्टोरेज टैंक। द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रिमूव थ्रू द सेडिमेंटेशन। तो जो भी उसके फिल्टरिंग की प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस इस पे की जाती है, और डिजॉल्व जो गैसेस है वो रिमूव किए जाते हैं डी गैसिफिकेशन से। वाटर इज देन सॉफ्टन बाई रिमूविंग द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस थ्रू द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस। तो ये प्योर एंड सॉफ्ट वाटर को फिल कहाँ पे दिया जाता है, बॉयलर के अंदर। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यहाँ पे लगते हैं तो वो कौन से होते हैं? एक होता है अल्टरनेटर, जो क्या करता है, अल्टरनेटर इज कपल्ड टू द स्टीम टरबाइन। जो ये टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसके साथ वहाँ पे कपल होता है, जो क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को लेता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको देता है। अल्टरनेटर में भी हाइड्रोजन और एयर कूल्ड होता है। नेसेसरी एक्साइटेशन यहाँ पे देना पड़ता है, मैन और पायलट एक्साइटर्स डायरेक्टली कपल टू द अल्टरनेटर शाफ्ट, क्योंकि उसको स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है अल्टरनेटर, तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक्साइटर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये जो वोल्टेज उसने जनरेट किया है अल्टरनेटर ने, उसको क्या करता है, स्टेप अप करता है, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन दूर होते हैं हमारे, जो जहाँ पे आपको पावर यूज़ करना है वहाँ से काफ़ी दूर होते हैं। तो वहाँ से यहाँ तक पावर लाने में अगर आप लो वोल्टेज पे पावर ले आओगे तो क्या होगा, वहाँ पे पावर लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो वोल्टेज क्रिएट हुआ है उसको क्या करेंगे, हम स्टेप अप करेंगे, देन उसको ट्रांसमिशन लाइन में देंगे। तो ट्रांसफार्मर का वहाँ पे काम क्या है, एक तो काम ये है स्टेप अप करना, और दूसरा स्टेशन ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर जनरल सर्विसेज। तो पावर प्लांट को भी पावर चाहिए थोड़ा बहुत उसको वर्किंग करने के लिए,
तो वहाँ से जो पावर जनरेट हुआ है उसका कुछ पोर्शन वहाँ से लिया जाता है स्टेशन के लिए। तो वहाँ पे क्या लगता है, ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर विच सप्लाइज इंडिविजुअल यूनिट ऑक्सिलरीज। तो जो भी ऑक्सिलरी है उसको सप्लाई करने के लिए एक ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर भी वहाँ पे लगाया जाता है। अब बाकी जो क्या है, स्विच गेट, तो इट हाउसेस द सच इक्विपमेंट विच लोकेट्स द फॉल्ट ऑन अ सिस्टम एंड आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट फ्रॉम द हेल्थी सेक्शन। तो स्विच गेट क्या करती है, अगर कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्टी पार्ट को हेल्थी सेक्शन से अलग कर देती है। तो इट कंटेन्स द सर्किट ब्रेकर, रिले, स्विचेस, वो सब वहाँ पे होती है ये फॉल्ट के टाइम पे ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक देखो मैंने कंपोनेंट की बात कर ली। अब जो है हम थोड़े बहुत एग्जांपल इसमें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सबसे पहले ये थियरी कंप्लीट कर लो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, और अगर कुछ और पूछना है तो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।